वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पढ़ाई लिखाई पे अपने चैनल पे हम लोग आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते रहते हैं, चाहे वो किसी कोर्सेज में चल रहे हो, चाहे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज देखिए हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जीवाश्म ईंधन, जिनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, द्वारा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन यानी प्रोडक्शन। यानी आप कह सकते हैं पहले जीवाश्म ईंधन, ठीक है, समझिए क्या होते हैं। जो धरती के अंदर पृथ्वी के नीचे से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, कोयला वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसके कैटेगरी में? ये आती है जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में। ठीक है, ऑयल हो गए, तेल वगैरह हो गए, कोयला वगैरह हो गया। ठीक है, तो इनसे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कि भाई कैसे धरती से कोयला निकलता है, फिर कैसे उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी लगभग, ठीक है, लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, वो आ रही है कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो 80% हमारे देश में, लगभग 80%, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो लगभग 80% भाग आज भी पृथ्वी से प्राप्त कोयला, जमीन के अंदर से खदानों से खोद के जो कोयला निकाला जाता है, उसको जला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही है, उससे कोयले से बनाई जा रही है। कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं बीच में, आइए उसको जानते हैं। ठीक, तो ये देखिए, वैसे तो आपके चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, या अदर कोर्सेज ग्रेजुएशन में भी साइंस सब्जेक्ट ब्रांच वाले जो काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होते हैं और क्यों यही प्रोसेस किया जाता है और कोई प्रोसेस क्यों नहीं किया जाता है, तो जानेंगे। आइए, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते, देखिए वैसे तो पूरा प्रोसेस बना है, डायग्राम बना है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा आपसे बिल्कुल, ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकूं। जो चीज़ें आपने देखी हुई हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और लेके जाएंगे आपको अंत तक। बिल्कुल, तो देखिए मैं इस डायग्राम को उल्टा स्टार्ट करने वाला हूं आज। देखिए, जनरेटर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है जनरेटर, आप समझिए इसको जनरेटर। अब ये जनरेटर क्या होता है? ठीक है, हमारे शादियों में, शादी समारोह में, कोई अन्य समारोह होता है, तो आप जानते हैं कि भाई लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे क्या चलते हैं? जनरेटर्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, उसमें हम डीजल डालते हैं। ठीक है, डीजल वगैरह जो भी ईंधन डालते हैं, तो डीजल उसमें डालते हैं, हैंडल मारते हैं। ठीक है, जनरेटर स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये प्रोसेस सभी लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आम है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए जनरेटर का काम क्या होता है। एक्चुअली जनरेटर में क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है, यानी तार की कुछ कॉइल है, ऐसे तार अंदर। ठीक है, जनरेटर के अंदर की बात करें तो उसमें तार वगैरह, कुंडली होती है, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, लिपटी रहती हैं। उसके बीच में मैग्नेटिक पार्ट होता है। ठीक है, मैग्नेट का एक पार्ट होता है, तो वो मैग्नेट, ठीक है, बीच में रहती है, जिसको रोटर बोला जाता है। तो रोटर जब रोटेट करता है, घूमता, और इधर कुंडली है, वायर्स हैं, तो जैसी वो मैग्नेट घूमती है, चुंबक घूमती है, तो क्या होता है, उन वायर्स में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, यानी कि उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। यानी जैसे वायर है, कुंडली है, उसके चारों तरफ बीच में कोई चीज, चुंबक अगर घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे क्या होती है, विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। आप ऐसे समझिए। ठीक है, कुल मिलाकर जनरेटर अगर घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। ठीक है, ये लो भाई, जनरेटर से हमने निशान लगा दिए दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक, इस तरह से। तो यानी जनरेटर को रोटेट कराना है, जनरेटर को घुमाना है। जनरेटर अगर घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सीधी सी बात, ये आप समझते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा भी होगा। ठीक, तो भाई इस जनरेटर को, ये जो शाफ्ट है इसकी, रोटर है ना, इस जनरेटर को हमें घुमाना है। ठीक है, अब घुमाएंगे कैसे? अब जनरेटर को घुमाना है तो हम क्या करते हैं, तो जनरेटर की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट मतलब रोड है ना, जिस पर जनरेटर बंधा हुआ है, तो उसको क्या करना है, शाफ्ट को घुमाना है, रोटेट कराना है। ठीक है, तो देखिए शाफ्ट को रोटेट कराना है, इस रोड को ऐसे शाफ्ट को रोटेट कराना है, तो हमने रोटेशन का साइन बनाया हुआ है कि भाई ये चीज़ रोटेट होनी चाहिए, तो जनरेटर चलने लगेगा और बिजली बनेगी। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी। अब इस शाफ्ट को घुमाना है। ठीक, आइए, हमारा मेन काम क्या है, ये शाफ्ट अगर घूमेगी तो बिजली बन गई, समझो। चलो, शाफ्ट को घुमाएंगे कैसे भाई? शाफ्ट को घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या हाथ से पकड़ के घुमाने लगे? ठीक है, क्या हाथ से पकड़ के घुमाने लगे? ठीक है, आप घुमाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन हो सकता है आप घुमाने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन उतनी तेज स्पीड से नहीं घुमा पाएंगे, उतने आरपीएम पे, उतने चक्कर से नहीं घुमा पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता एक बच्चे ने जाके यूं जनरेटर घुमा दिया और बिजली बनने लगी, ठीक है। तो बिजली बनाने के लिए जनरेटर को एक पर्टिकुलर आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, यानी कि इतने चक्कर प्रति मिनट, कम से कम उतनी स्पीड से, यानी कम से कम जनरेटर को कुछ स्पीड से तो घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों के, इंसानों के हाथ से घुमाने से ये काम यहाँ पे पूरा नहीं होने वाला। तो इसको प्रॉपर चक्कर चाहिए, प्रॉपर स्पीड पे इसको घुमाना, रोटेट कराना है, तो उसके लिए अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक। अब इस सांप को घुमाता कौन है? इस सांप को घुमाएगा टरबाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टरबाइन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। इस सांप को घुमाने का काम कौन करता है? टरबाइन, ठीक है। अब जानते हैं टरबाइन कैसे घुमाती है भाई इस शाफ्ट को, ठीक है। तो देखिए टरबाइन क्या होती है बेसिकली, ठीक है। टरबाइन क्या होती है, एक आप इसे समझ लीजिए। ठीक, टरबाइन कुछ भी नहीं है, एक पहिया है, एक चक्का है, ठीक है। क्या है? एक पहिया, एक चक्का है। ये समझो टरबाइन है ऐसे, ठीक है। जैसे आपने देखा बैलगाड़ी होती है भाई, एक पहिया इधर लगा, एक पहिया इधर लगा, है ना। तो क्या करते हैं, पहिया घूमता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। अब आपका क्या है, आपकी छतों पे फैन होंगे, ठीक है। तो फैन में क्या होता है भाई, आप स्विच ऑन करते हैं और उसमें मोटर घूमती है, मोटर घूमती है तो ब्लेड घूमते हैं, बदले में हवा मिलती है, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में लगा होता है एक ऐसा पहिया, ठीक है, और उस पर क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स, ठीक है। एक पहिया होता है, ठीक है, जिसपे क्या बने होते हैं, ब्लेड्स बने होते हैं। अब देखिए, तो इसको कहते हैं टरबाइन, और इसको क्या कर दिया जाता है, डब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे क्या कर देंगे, इसको डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक। तो देखो भाई, इससे बाहर को जो साफ्ट निकली है, ऐसे एक रॉड निकली है ना, वो यही है साफ्ट, ठीक है। इस टरबाइन से इस पहिए पे, जिस चक्के पे ये पंखुड़ी लगी है, ब्लेड लगे हैं ना, ये इसमें एक साफ्ट बाहर को निकली है, तो ये वही साफ्ट है, ये जो साफ्ट मैंने दिखाई है, ठीक है। तो यानी इस साफ्ट से एक पहिया जुड़ा रहता है, एक चक्का जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लेड। अब सुनो, ये जो ब्लेड है, अगर इन ब्लेड्स के ऊपर मैं तेज धार से, बहुत तेज धार से क्या डालूं, पानी डालूं, क्या डालूं, पानी, वाटर, ठीक है। बहुत तेज धार से पानी डालूं तो क्या ये चक्का घूमेगा? घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा मेरे लाल, बिल्कुल घूमेगा। ये चक्का बहुत तेजी से घूमने लगेगा। आपने देखा होगा पानी की धार से गाड़ियों की सफाई की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, बहुत तेज धार होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी से पानी को इस ब्लेड्स पे डाला जाता है, इस चक्के पे डाला जाता है, जिसको बोला जाता है टरबाइन। तो इस टरबाइन पे, इस पहिए पे जब बहुत ही तेज स्पीड से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी को डाला जाता है तो क्या होता है, ये रोटर ऐसे घूमने लगता है, ये चक्का ऐसे घूमने लगता है, और कहते हैं कि टरबाइन चलने लगी। टरबाइन चलने लगी मतलब ये चक्का घूम रहा होता है, ठीक है। ये चक्का घूमेगा तो इस चक्के से क्या जुड़ी है, साफ्ट। तो पहिया घूमेगा, ब्लेड्स घूमेंगे, तो ये साफ्ट भी क्या होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पानी डालिए, चाहे इस पर भाप डालिए, ठीक है। इस पहिए को घुमाना है तो चाहे आप इस पे पानी डालो, चाहे ईंटा पत्थर मारते रहो, लेकिन लगातार इसको एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, ठीक है, तब ये घूमेगा। तो देखो भाई, आपको समझ में आया कि ये पहिया अगर घूमेगा, टरबाइन अगर घूमेगी तो ये शाफ्ट घूमने लगी, शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा। अब सुनो, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो बेटा, अगर इस पर पानी डाला, पानी की बौछार की, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन, जो कि डैम वगैरह में लगी होती है, ठीक है। बड़े बड़े बांध लगे होते हैं, पता है ना, बांध से बिजली बनाई जाती है पानी डाल के, तो वो टरबाइन होती है ऐसी, तो वो पानी वाली होती है। दूसरा, हर जगह तो डैम बांध बनाए नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे स्टीम का। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टीम का, यानी कि भाप का। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टीम, ठीक है, यानी कि भाप, ठीक है। तो हम इस चक्के पे, टरबाइन पे क्या डालते हैं, हम डालते हैं भाप। आपको ध्यान रखना है, इस भाप का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी आप सोच रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप बन जाती है, 100 डिग्री के तापमान पे भाप बन जाती है, तो उतने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, बहुत ही हाई प्रेशर से, हाई टेम्परेचर से, यानी कि ऐसी भाप चाहिए जिसका ताप और दाब बहुत ज़्यादा अधिक हो, ठीक। तो आप जान लीजिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 250, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में टेम्परेचर आमतौर पर हुआ करता है, ठीक है, स्टीम का कम से कम इतना, है ना, इतना एवरेज मान लीजिए।
तो ये जो प्रेशर है इतने टेम्परेचर से और प्रेशर से, ठीक है। स्टीम जब इनसे आकर टकराएगी तो ये क्या करेंगी, रोटेट करेंगी और लगातार टकराती रहेगी। ऐसे नहीं कि एक बार टकराई और बंद कर दी। तो आपको क्या करना है, लगातार हाई प्रेशर से स्टीम इस पे आती रहे, टकराती रहे और कंटिन्यूसली इसको घुमाती रहे, तब जाके उतनी ज़्यादा स्पीड जनरेट हो पाएगी ताकि शाफ्ट घूम पाए और जनरेटर रोटेट करने लगे और बिजली उत्पन्न होने लगे, ठीक। तो यानी कि आपको चाहिए स्टीम, ठीक है। टरबाइन को घुमाने के लिए क्या चाहिए आपको बेटा, स्टीम चाहिए, भाप चाहिए। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए तो आगे देखिए, अब आपको जब स्टीम चाहिए, भाप चाहिए, आप जान गए आपको स्टीम चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि केतली में उबाल ली स्टीम, ठीक है। हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा दाब, दोनों चीज़ चाहिए। अब सुनो, तो भाई हमारा मेन काम है स्टीम बनाने का, यानी कि अगर स्टीम मिल गई तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से जुड़ा है जनरेटर, जनरेटर घूमने लगेगा, बिजली बन गई। अब आइए, यानी हमारा मेन काम क्या है, स्टीम बनाना, भाप बनाना, बहुत ज़्यादा ताप पे और बहुत ज़्यादा दाब पे बनाते हैं, ठीक है। तो स्टीम बनाने का प्रोसेस तो आपने देखा ही होगा भाई। घर में चाय भी बनाते हैं तो उससे भी स्टीम निकलती है, भाप निकलती है ना। कुकर में पानी गर्म करो तो भी भाप निकलती है, ठीक है। तो जी नहीं, इसमें ताप और दाब बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए नॉर्मल बर्तन में ताप और क्या कहते हैं स्टीम नहीं बना सकते, ठीक है। यानी आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए होगा, ऐसा, ठीक है, जिसमें हम स्टीम को इकट्ठा कर सकें और स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाए, फिर भी उस बर्तन में ये रखे रहे, बर्तन बस्ट ना हो, ठीक है। तो उस बर्तन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बॉयलर, ठीक है। क्या बोला जाता है, बॉयलर। बॉयल करना मतलब उबलना, आपने सुना होगा अक्सर, ठीक है। तो ये जो डब्बा है, ये जो बर्तन है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया बॉयलर। ये पूरा पोर्शन जो है ये किसका है, बॉयलर का है। अब सुनो, तो बॉयलर काम करता है स्टीम बनाने का, स्टीम सप्लाई करने का काम कौन करता है, बॉयलर, ठीक। कैसे करेगा, तो देखो भाई, स्टीम बनानी है तो किस चीज़ की बनेगी, पानी की बनेगी, यानी पानी को गर्म करने पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, खुलाना पड़ेगा, तब तो स्टीम बनेगी, ठीक। तो स्टीम बनेगी किस जगह पे, बॉयलर के अंदर स्टीम बनती है। चलिए, स्टीम बनेगी तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर सी बात है ना, स्टीम चाहिए तो पानी की जरूरत तो होगी और पानी को गर्म भी करना पड़ेगा। तो यानी आपको स्टीम बनाने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक है वाटर, पानी, और दूसरा क्या है, ठीक है, हीट एनर्जी, उष्मा, ठीक। तो देखो ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर अब समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ईंधन का दहन, यानी कंबशन और फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल। तो इस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे भट्टी होती है, जिस भट्टी में कोयले को जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है, कोयले को। अभी हम पढ़ रहे थे क्या, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, यानी कि फॉसिल फ्यूल द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो अब देखिए फॉसिल फ्यूल का नाम अब आया क्या, इस जगह पे नीचे सबसे होती है भट्टी। आपने देखा होगा चाय की दुकानों पे भट्टी रखी होती है ना, कोयला लगा देते हैं उसमें और दिन भर भट्टी जलती रहती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये भट्टी बंद होती है, ठीक है, बस ये क्या होती है, बंद होती है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है और बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। वहाँ पे छोटी मोटी भट्टियाँ होती हैं, लेकिन ये भट्टी क्या है, बंद, सॉरी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्विंटल और कई टन कोयला इसमें डाला जाता है, क्विंटलों कह लो, टनों कोयला एक बार में जलाया जाता है, ठीक। तो इस ईंधन को जब जलाया जाएगा, कोयले को जलाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होगी, उष्मा जनरेट होगी, ठीक है। भट्टी के ऊपर वाले पोर्स, भट्टी से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है जल, यानी कि वाटर। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, वाटर। तो भाई देखो, जब नीचे कोयला जल रहा है, ठीक है, ऊपर क्या रखा है, पानी, तो जाहिर सी बात है पानी को उष्मा मिलेगी, पानी गर्म होगा, पानी उबलने लगेगा, उबलने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस बॉयलर के बीच वाले पार्ट में, या कह लो लोअर मिडिल वाले पार्ट में, यहाँ पे भरा होता है वाटर, सबसे नीचे होती है भट्टी, ठीक है, भट्टी यानी कि फर्नेस। तो इस फर्नेस में ईंधन जलता है। ईंधन क्या होता है, कोयला, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला जलता है तो हीट, उष्मा जनरेट होती है, जिससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म किया जाता है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, भाप क्या होगी, ऊपर होगी, ऊपर भागेगी, हल्की होती है भाप, है ना। वाटर भारी होता है, पानी भारी होता है, भाप क्या होती है, हल्की। तो पानी क्या होगा भाई, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, सॉरी, है ना, स्टीम। तो इस पूरे पोर्शन में जहाँ पे मैंने लिखा है बाहर, ये ऐसा वाला जो पोर्शन है, ठीक, ऐसा वाला, इसमें क्या होगा, भाप इकट्ठा होती रहेगी। क्या होगी, भाप इकट्ठा होती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी। यहाँ से भी सब वाल्व वगैरह, नोजल वगैरह, ठीक है, टोटी वोटी, पाइप वाइप सब लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम बंद कर रहेंगे, नीचे से आग जलाते रहेंगे, हीट एनर्जी देते रहेंगे, उष्मा देते रहेंगे, यहाँ से जल, पानी की भाप बनती रहेगी। अब ये बताओ, आप हीट देते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, ऊपर भाप इकट्ठा होती जा रही, नीचे से भाप आती जा रही, तो क्या होगा,
प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा इस बर्तन के अंदर, यानी बॉयलर के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से गर्म किया जा रहा हो, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी ताप और दाब दोनों बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें हाई टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताप और दाब पे क्या चाहिए थी हमें, उस हीट सॉरी क्या चाहिए थी हमें, स्टीम चाहिए थी, भाप। तो कौन बना रहा है वो, ठीक है, बॉयलर। बॉयलर में क्या है, स्टीम कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जगह होती है ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर ही क्यों स्टीम को इकट्ठा किया, क्योंकि वो हल्की होती है, ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन में अपना आप इकट्ठा हो जाएगी। बीच वाले पोर्शन में होता है वाटर, ठीक है, वाटर गर्म होता है जिससे स्टीम कन्वर्ट हो रही होती है। सबसे नीचे होती है फर्नेस भट्टी, ठीक। तो इसके स्ट्रक्चर समझ में आई। तो इस बॉयलर का काम क्या है, ठीक है, इसका काम है पानी को पानी को क्या करना है, भाप में परिवर्तित करना है और उसको इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। जब खोल देंगे तो इधर भाप जानी शुरू होगी। तो आपने इधर टोटी खोल ली और इधर टरबाइन पे भाप तेज स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलना शुरू हुई, चक्का घूमना शुरू हुआ। चक्का घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर चल पड़ेगा और बिजली उत्पन्न हो जाएगी, सीधी लैंग्वेज में। अब सुनिए, ठीक है भाई, इस तरह तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी भाई। भाप बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, पानी की कमी हो जाएगी ऐसे तो, है ना। क्योंकि भाई बहुत बड़ी भट्टी होती है, बहुत ज़्यादा कोयला खर्च होता है। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेनों में, है ना, मालगाड़ी जो गुजरती हैं, ट्रेनों के डब्बों में क्या, उसमें क्या होता है, ऊपर से खुले जो होते हैं, कोयला भर भर के जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है भाई ये कोयला, यहीं जा रहा होता है बॉयलर को चलाने के लिए, ठीक है। ये समझ लो हमारे देश में 80% ऊर्जा आज भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही है। तो वो ट्रेनों में जो कोयला भर भर के जा रहा होता है ना, वो यही बॉयलर में कोयला जलाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए। भाई अब ऐसा थोड़ी है, इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए भी तो बिजली की जरूरत होती है। तो कुछ इंडस्ट्री तो अपना खुद का एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉयलर लगा लेती है, पूरा सेटअप लगा लेती है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती हैं। तो आप जानिए इसमें क्या होता है, यानी कि जो रेलगाड़ियों भर भर के कोयला जा रहा होता है वो यहीं जा रहा होता, समझो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पावर प्लांट लगा होगा ऐसा, उसको सप्लाई करने के लिए ही कोयला जा रहा होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक। अब सुनो, इसमें समझ में आई कहानी। अब सुनो भाई, जब टरबाइन पे पानी पड़ जाए, स्टीम पड़ जाए, गर्म पड़ जाएगी, तो क्या होगा, टरबाइन घूमने लगी। उसके बाद क्या होता है, स्टीम का टेम्परेचर, क्योंकि भाई स्टीम ज़्यादा प्रेशर थी, चक्के से टकराई, टरबाइन घूमी, शाफ्ट घूमी इधर, तो अब क्या होता है, स्टीम की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। आप ही खुद ही समझो, आप भागे जा रहे हो, किसी चीज़ से टकरा जाओ तो रुक जाते हो ना, एनर्जी कम हो गई आपकी, ठीक है। या आपको पीछे से पकड़ के कोई खींच ले, आपकी एनर्जी कोई ले ले, तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार स्टीम जब हाई प्रेशर से टरबाइन पे टकराती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो थोड़ा ठंडी हो जाती है। अब क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। अब बताओ, स्टीम ठंडी होगी तो क्या होगा, क्या बनेगा, है ना। तो किस में कन्वर्ट होगी, वो पानी में। स्टीम ठंडी होगी तो उसे नीचे ले आएंगे। नीचे क्यों भाई, स्टीम ठंडी है तो पानी में कन्वर्ट होगी। पानी क्या हो, नीचे टपक टपक के पानी नीचे गिरता रहेगा। ये क्या लिखा है, कंडेंसर, जिसको बोलते हैं संघनित्र। तो आप लोगों ने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है कंडेंसेशन, यानी कि संघनन, ठीक है। तो यानी गर्म, आपने देखा होगा भाई, स्टीम है ऊपर जाती है, ऊपर एक प्लेट रख दो, ठीक है। आपने देखा होगा चाय बन रही है, उसके ऊपर क्या रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, तो स्टीम भाप की बूंद क्या हो जाती है, वो प्लेट पे चिपक के थोड़ी थोड़ी बूंदें जम जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो स्टीम ठंडी होकर बर्तन से टकराई, उस पर बूंदें जम गई। तो स्टीम जब ठंडी हो जाती है, भाप यानी गैस की अवस्था होती है, ठीक है। तो गैस ठंडी होती है तो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो पानी, ये जो भाप थी जब ठंडी होगी तो नीचे गिरती रहेगी, बूंद बूंद के फॉर्म में नीचे गिरती रहेगी, यानी पानी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे संघनित्र, ये क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है जिसका एरिया बड़ा होता है। इसका एरिया क्या होता है, बड़ा। ऐसे पाइपलाइन होती है, ऐसे बड़ी बड़ी घूम घूम के पाइपलाइन जारी होती है, ठीक है। आपने इंडस्ट्री वगैरह में देखा भी हो, तो कहीं पे अगर ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, पाइप घूम घूम के खूब जा रहा है, तो समझो क्या है, वो ज़्यादातर केसेज में वो कंडेंसर होगा, ठीक है। कंडेंसर होगा जिसको बोला जाता है संघनित्र। अब ये क्या करता है, तो भाई देखो, आपने देखा जब आप चाय पीते हैं कप में, तो चाय गर्म लगती है, तो आप क्या करते हैं, उसको कटोरी में कर लेते हैं, प्याले में कर लेते हैं। तो क्या होती है, क्योंकि कटोरी का एरिया ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो वो ठंडी हो जाती है जल्दी। तो यही काम इसमें भी है। यहाँ से जो स्टीम निकली, कुछ स्टीम निकली, कुछ पानी निकला, ठीक है, तो उसको ठंडा कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, उसको ठंडा क्यों करते हैं, ठंडा हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में, ठीक। तो यानी कि देखो भाई, यहाँ से जो टरबाइन से
स्टीम निकली, वो ठंडी हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पानी में। नहीं हुई है तो कंडेंसर होता है, जिसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। ऐसे समझो, क्या कहते हैं, कप की चाय थाली में फैला दिया आपने, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही समझो, यहाँ से जो स्टीम थी कुछ कन्वर्ट हो चुकी थी पानी में, आधी कन्वर्ट हुई आधी नहीं हुई, तो उसको क्या कंडेंसर, बड़ा एरिया क्षेत्रफल दे दिया बड़ा, तो क्या होगा? वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो यानी कंडेंसर का काम है जो स्टीम निकली, ठीक है, या जो पानी निकला, आधा स्टीम आधा पानी निकला, उसको ठंडा करना ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। 100% पानी कन्वर्ट हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब कंडेंसर के बाद जरा सी भी स्टीम नहीं बननी चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यानी स्टीम नहीं बचनी चाहिए, पानी बचना चाहिए। ठीक, तो भाई स्टीम को ठंडा कर लेंगे, पानी बचेगा। अब पानी बचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या लगाया हमने? पंप। यहाँ पे क्या लगाया? पंप। तो भाई पंप क्या करेगा? पानी को यहाँ से खींचेगा कंडेंसर से और कहाँ भेज देगा? फिर से भेज देगा बॉयलर पे। फिर से कहाँ भेज देगा? बॉयलर में फिर से पानी को भेज देगा। बॉयलर में पानी जाएगा, नीचे से ईंधन जल रहा है, फिर से स्टीम बनना शुरू। यानी कि क्या कहना चाह रहे? बार बार इसी पानी का इस्तेमाल होता रहता है, यानी बार बार इसी पानी का इस्तेमाल हम करते रहेंगे। ठीक, एक्स्ट्रा पानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन क्यों? क्यों बेटा? देखो समझो, इस पाइपलाइन के अंदर जो पानी जा रहा है वो प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है। ऐसा नहीं कि हैंडपंप से निकाला और पानी फ्लो करा दिया इसमें, जी नहीं। कोरोजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा, पाइप चौक हो जाएंगे, गल जाएंगे पाइप सब। भाई एक दिन थोड़ी ना चलाना है, डेली पाइप चेंज थोड़ी ना करोगे। ठीक है, तो भाई पाइपों की रिपेयरिंग क्या होती है? 1 साल के लिए बॉयलर अगर चल रहा है तो कहो 1 साल में 2-2.5 साल में रिपेयर हो। ठीक है, तो यानी उसमें कोरोजन नहीं लगना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये पानी जो निकालते हैं इसमें इम्प्योरिटी भी होती है, तो ये इम्प्योरिटी जो होती हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं, इनको जमा देंगी, पाइपलाइन को बंद कर देंगी, सब चौक कर देंगी, रास्ता ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो वो पानी नहीं, प्योर वाटर। हम लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, जो 20 रुपये लीटर वाला, इतना शुद्ध पानी बहता है इसमें। ठीक है, तो बार बार उसी पानी को घुमा फिरा के, बार बार उसी पानी को घुमा फिरा के करते रहते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं बार बार। ठीक है, तो खर्च क्या हो रहा है आप समझो। खर्च हम क्या दे रहे हैं? यहाँ बेटा ईंधन जल रहा है, कोयला। यहाँ पे क्या जल रहा है? आप भैया डीजल भी जला सकते हो, पेट्रोल भी जला सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, आपको जलाना है, आप लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, तेल जलाओ, पेट्रोल डीजल जो चाहे जलाओ। लेकिन भाई ये भी देखना है सस्ता क्या है। ठीक है, सस्ता क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा भी देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सस्ता है गर्म कर ही नहीं रहा पानी को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अच्छी खासी उष्मा प्रदान करना चाहिए वो जलने पे, और सस्ता भी होना चाहिए। तो ऐसी कैटेगरी में फिट बैठता है क्या? कोयला। ठीक है, नहीं तो हम डीजल जला रहे होते, पेट्रोल जला रहे होते, लेकिन भाई पेट्रोल इतना कीमती है तो बिजली जो बनती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन कोयला सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है, एक जगह से दूसरी जगह को ढोया जा सकता है आसानी से। ठीक, तो देखो अब समझ में आया पंप। यानी अगर देखो कंडेंसर ना लगाते तो क्या दिक्कत होती बेटा? समझो, कंडेंसर यहाँ पे ना लगाते आप तो क्या दिक्कत हो सकती थी? भाई यहाँ से पानी निकला था, है ना, ठंडा हो गया था, अपना सीधे यहीं भेज देते। आप कहते कि सर ठंडा हो ना हो सीधे यहाँ भेज दो बॉयलर में। ठीक है, भाई कैसे भेजोगे? समझो चीज़ों को। यहाँ पे जो भाप थी, जो पानी भरा हुआ था, स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, गर्म किए जा रहे थे, स्टीम बने जा रही, तो बॉयलर के अंदर क्या था? बॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ऐसे समझो कुकर है ना, कुकर के अंदर से स्टीम बाहर, सीटी बाहर निकल रही है। अब उसके अंदर ऊपर से पानी डाल के अंदर कर दो कि नहीं जाएगा बेटा, इसका प्रेशर अंदर ज़्यादा है, बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा है। अब आप चाहते हो अगर इसके अंदर पानी जाए तो आपको पंप से इतना प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा कि ये जो प्रेशर है, पंप इतना प्रेशर डेवलप करे कि बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। कम से कम ज़्यादा तो होना चाहिए, तब तो पानी अंदर जाएगा। ठीक है, समझो चीज़ों को। यानी कि जब तक बॉयलर का प्रेशर, मान लिया बॉयलर का प्रेशर है 10, ठीक है, पंप का प्रेशर है 8, तो क्या पंप का पानी अंदर जा पाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, तो यानी आपको क्या करना है? पंप को इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए, इतना जोर लगाना चाहिए कि उसका प्रेशर कम से कम 11 हो जाए या 10 हो जाए, तब तो अंदर जाएगा। ठीक, अब सुनो, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर सीधे ही भेज देते, कंडेंसर लगाने की क्या जरूरत थी? तो बेटा पंप है ना, ये क्या है? पंप है। तो पंप की ये खासियत है, वो केवल लिक्विड को, केवल द्रव को ही पंप कर सकता है, आगे भेज सकता है। उसमें बीच में अगर स्टीम आ गई, स्टीम मतलब गैस, अगर गैस आ जाती है तो पंप काम करना बंद कर देता है। पंखा, फैन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एयर को फ्लो कराते हैं, एयर को धक्का दे के इधर पहुंचाया, पंखा चलाए, हवा इधर गई, हवा उधर गई, इधर गई, तो गैस को ही तो फ्लो कराता है। ठीक है, पंखे में पानी लगा दो तुम,
ठीक है। तो भाई पंप की क्षमता ये क्या है, कैपेबिलिटी क्या होती है, केवल लिक्विड को ही पंप कर सकता है, बीच में एयर आ जाएगी, स्टीम आ जाएगी, गैस आ जाएगी तो ये पंप काम करने बंद करते हैं। आपने देखा भी होगा, पंप पानी छोड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, बीच में एयर आ जाती है तो बबल आ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यानी पंप तक पहुंचने से पहले पहले पूरा का पूरा लिक्विड होना चाहिए, यानी कि पानी होना चाहिए, तभी पंप काम करेगा, ठीक है। और आप सीधे यहाँ से भेज देते तो भाई यहाँ का प्रेशर इस बॉयलर के प्रेशर से कम था, इसलिए सीधे नहीं जा पाता है, इसलिए पंप को लगाया, ठीक। तो देखिए ये कुछ फैक्ट्स है, टेक्निकल फैक्ट्स है, क्या पार्ट क्यों लगाया, कैसे लगाया गया, कैसे बिजली जनरेट हुई, सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए, आपने देखा होगा जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनके निकट आसपास कोई नाला, कोई तालाब, कोई नदी वगैरह जरूर होगी, ध्यान कर लीजिए। नहीं होगी तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक, नहीं होगी तो। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, कोई तालाब, कोई नाला, कोई नहर उसके आसपास जरूर होगी। क्यों? अभी तो सर आपने बताया कि वही पानी बार बार फ्लो करता रहता है तो पानी की जरूरत क्या है। बेटा पानी की जरूरत है, यहाँ है कंडेंसर में, स्टीम यहाँ से निकली जो कि ठंडी हो चुकी थी, अब उसको और ठंडा करना है तो कंडेंसर क्या होता है, ऐसे पाइप पाइप फैलाते रहो फैलाते रहो फैलाते रहो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो पानी निकला उसको ठंडा करने की जरूरत है ताकि वो पूरा का पूरा द्रव में, लिक्विड में परिवर्तित हो सके। तो वो कौन काम करता है, वो करता है कंडेंसर। क्या होता है, एक पाइप होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे फैला रहता है। तो ये क्या होगा, देखिए इस तरह होगा, ऐसे पाइप, यहाँ से स्टीम जो यहाँ से आ रही है ये यहाँ से इन होगी और इधर से नीचे से आउट हो जाएगी कहीं से, ठीक। तो पाइप के अंदर क्या रहता है, पाइप के अंदर रहते स्टीम या गरम गरम पानी जो कि यहाँ से निकला है। अब उसको यानी उसमें जरा सा हिस्सा भी 1% भी स्टीम नहीं रहनी चाहिए, एयर नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसके पाइप के ऊपर से बरसात कराते हैं, किसकी, पानी की बौछार कराते हैं ताकि पाइप क्या हो, ठंडा हो। अंदर गरम गरम स्टीम और पानी का मिक्सचर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बाहर से ऊपर से पाइप के ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं ताकि अंदर बहने वाला लिक्विड है, जो द्रव है, जो गैस है, वो ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो बदल जाएगी किस में आपकी, वो बदल जाएगी 100% वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, इसको फैला के रखते हैं कंडेंसर को, ठीक है। तो जैसे कि आप चाय पीते हैं ना और फिर क्या करते हैं, थाली में कर दो चाय को, कप वाली चाय को, जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, ऐसी। तो घुमा घुमा के एरिया में फैलाए रहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है जिससे जल्दी ठंडी हो जाती है। अब सुनिए, ये चीज़ें समझिए आपने। अब जानते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आ गया पंप में, पंप क्या करेगा, बॉयलर तक भेज देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई यहाँ तक भेजना है तो पंप को प्रेशर बनाना पड़ेगा, किससे, बॉयलर के प्रेशर से ज़्यादा, तभी पानी अंदर जा पाएगा। यहाँ से सीधा नहीं भेज सकते थे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर उतना नहीं था। अब सुनिए, अगर जरा सी भी एयर आ जाएगी तो आपने सुना है कि अगर एक भी एयर आ गई, एक भी बबल आ जाता है तो पंप काम करना बंद कर देता है। कहते हैं ना एयर आ गई, ठीक है। आपने बाइक वगैरह में देखा होगा, पेट्रोल टंकी से तेल नीचे जाता रहता है, बीच में बबल्स आ जाते हैं तो फ्लो करना बंद कर देता है, ठीक वैसे ही है, ठीक है। तो पंप से भी काम करना बंद कर देता है ऐसा अगर एयर आ जाएगी। तो इसलिए हमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब सुनिए, जितने भी बॉयलर होते हैं, जितने भी ये प्लांट्स होते हैं थर्मल, कोयले से चलते हैं, इस टाइप से ऊर्जा बनती है ऐसे पावर प्लांट के पास, ठीक है, जिसको विद्युत ताप गृह भी कहा जाता है, यानी थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक। तो उसके निकट आसपास आप देखेंगे, आप पाएंगे हमेशा ही कोई ना कोई नदी, नहर, तालाब, कोई नाला छोटा मोटा जरूर होगा, ठीक है। क्यों होगा, आपने तो कहा था सर अभी, वही पानी मिनरल वाटर बार बार फ्लो करता रहता है। बेटा सही बात है, लेकिन कंडेंसर के ऊपर, पाइप के ऊपर, ठीक है, पानी की बरसात करने के लिए पानी तो चाहिए। तो वो पानी कैसा भी हो सकता है, इम्प्योर वाटर, ठीक है, कूड़ा कचरे वाला, मिट्टी वाला, कैसा भी हो सकता है, खेतों में जो पानी दे सकते हैं वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पानी के लिए नहर, तालाब या पंप वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि आपको लगातार सप्लाई करता रहे वाटर की, कंडेंसर। तो इसमें यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। तो इतना सारा सिस्टम आपने पढ़ा, तो देखो क्या होता है। अब जानते हैं ये सिस्टम, आपने बड़ा टेक्निकल टर्म्स पढ़ लिए कि भाई कैसे कैसे बिजली जनरेट हो रही है। अब देखो इस प्लांट्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो जैसे कि आपने जाना, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, ये तो मशीन पार्ट है, कहीं भी ला के रख दोगे। डेली क्या खर्च करना पड़ रहा है, तो कोयला, क्या खर्च करना पड़ा, ईंधन यानी कि कोयला। तो आपने देखा होगा रेलवे में ट्रेन में भर के कोयला जो जाते रहते हैं वो इसी के लिए जाते हैं बस, ठीक है, ज़्यादातर इसी पोर्शन के लिए।
तो भाई ईंधन को जलाना आप, हाँ पेट्रोल भी जला सकते हो, डीजल भी जला सकते हो, लकड़ी कूड़ा कचरा अपने कपड़े भी जला सकते हो यार इसमें, है ना, कुछ भी जला सकते हो। लेकिन क्या वो जलने के बाद उतना ज़्यादा उष्मा दे पाएगी कि पानी गर्म होकर स्टीम में बदल सके, और उतनी ज़्यादा स्पीड से, जितनी तेज टरबाइन घूम रही है उतनी ज़्यादा स्पीड से टरबाइन, ठीक है, भाप तुरंत तुरंत बनती रहे, जल्दी जल्दी बनती रहे, तो उतना क्या दे पाएगी? तो कोयला वो है, ठीक है, सस्ता भी है, पेट्रोल से डीजल से सस्ता है, ठीक है, साथ ही साथ अच्छी खासी उष्मा भी देता है, इसलिए इस कैटेगरी में फिट बैठता है आपका कोयला। इसलिए कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, फ़ायदे और नुकसान। हाँ तो देखो भाई, कोयला जलेगा पोल्यूशन होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, पोल्यूशन होगा। इस वजह से इसको हम चाहते हैं कि अवॉइड करें, यार कोई और दूसरा रास्ता देखो, ठीक है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो ऐसे की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। और खासियत ये है भाई, ये मशीन पार्ट कहीं लगा दो, कोयला चाहिए, बस कोयला पहुंच जाएगा ट्रेन से। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ झारखंड में जहाँ पे कोयला मिलता है उसको वहीं पे लगाया जा सकता है, तो कोयले को आसानी से ले जाया जा सकता है कहीं पे। बांध देख लो, बांध कहाँ मिलेंगे, जहाँ नदी होंगी, पहाड़ होंगे, इस टाइप से, ठीक है, तो उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वाटर वालों की बांध की लिमिटेशंस है कि वहीं पे बिजली जनरेट हो सकती है, वहाँ पे भी टरबाइन लगी होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए, तो इस तरह से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन फिलहाल तो लगभग 80% हम बिजली उत्पादन के लिए, देश की बिजली उत्पादन के लिए इसी प्रोसेस पे निर्भर करते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि जो टॉपिक हमने बताया आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, कहीं डाउट कुछ रह गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या इस चीज़ को हमें ज़्यादा डिटेल में जानना। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयले के ईंधन जलाकर ही, कोयला जो जलाकर ही थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट कराया जाता है, क्यों कराया जाता है। तो देखिए, भारत में उपयोगिता क्यों है, कोयले के प्रचुर भंडार हैं, कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब आप खुद ही समझो, ठीक है, आप कुछ इस तरह से समझो, आप मान लिया एक किसान हो, ठीक है, आप किसान हो, आपके घर में गेहूँ है, आपके घर में चावल है, ठीक है। अगर आपके घर में गेहूँ है, आपके घर में चावल है, तो आप क्या चाहोगे, अपने जो खर्चे पानी है, आपके पास अगर गेहूं अधिक है तो आप गेहूं को बेचोगे, उसके बदले कोई दूसरी चीज़ खरीदोगे, ठीक है, ठीक है, चावल है उसको बेचोगे, धान को बेचोगे, उसके बदले में कोई पैसा लोगे या उससे कोई और चीज़, यानी आपके पास जो अवेलेबिलिटी होती है उसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की आप कोशिश करते हैं, ठीक। तो सीधी सी बात यह है कि भारत में कोयला बहुत भंडार है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, यानी सफिशिएंट है, हमारी ऊर्जा को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, तभी तो इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते भाई दूसरे देशों से किसी और चीज़ को, यूरेनियम को मंगाओ, ठीक है, तो सारे पैसे उनको दे दो और बदले में ऊर्जा मिल रही हो, ठीक है, फिर मेहनत करो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, फिर प्रोडक्ट बनाओ, बेचो पैसा, ठीक है, तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है क्यों ना अपना खर्चा उसी से चलाया जाए। तो कोयले के बहुत अच्छे खासे भंडार है हमारे देश में, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोयले से ही ये सारे काम कराए जाएँ। तो कुछ पावर प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं हमारे इंडिया में। एक है ओबरा पावर प्लांट, यानी ओबरा शक्ति संयंत्र, जो कि कहाँ पे, यूपी में। कितना है, 550 मेगावाट, ठीक है, कितना है, 550 मेगावाट। हरदुआगंज, ये भी यूपी में है, कहाँ पे है, यूपी में, 540 मेगावाट, 550 मेगावाट। चंदरपुर बिहार में है, 660 मेगावाट का। नेवेली, ठीक है, स्पेलिंग में भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इधर उधर हो सकती है। नेवेली जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, कितना है, 600 मेगावाट। कोरबा कहाँ पे है, एमपी में, 420 मेगावाट। तो कुछ प्लांट्स हैं, और ये मैंने कुछ 3-4 ही आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो यूपी में बात करें कि इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की बात कर लें, तो बहुत ही ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपको हर जगह, मतलब एक स्टेट की बात करें तो अच्छे खासे कई सारे पावर प्लांट्स आपको मिल जाए, 8-10 पावर प्लांट दिख ही जाएंगे आपको नॉर्मली, ठीक है, एक अच्छा खासा स्टेट है। तो इतने पावर प्लांट्स हैं, तो आपके एग्जाम में आप बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे पावर